हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि कैसे 1610 से 1625 के बीच सर थॉमस रो, एक इंसान है जिसके बारे में इस वीडियो में आपको अच्छे से विस्तार में बताऊंगा। उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए बहुत ही बेहतरीन शानदार काम करके लाइसेंस अचीव किया। तो दोस्तों, जिनको नहीं पता है, हम बात कर रहे हैं ईस्ट इंडिया कंपनी ने कैसे इंडिया पर कैप्चर किया। ये सेकंड वीडियो है उस सीरीज का। इसमें हम बात करने वाले हैं टाइम पीरियड 1610 से 1625 के बीच की। तो चलिए, बिना किसी समय को गवाए हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को समझने के लिए आपको तीन पार्टियों को समझना होगा। तीन पार्टी माने तीन शख्स, मतलब आज के इस वीडियो के जो नायक है वो ये तीन लोग हैं। कौन से नायक, नायक नहीं कह सकते उनको, मतलब कैरेक्टर है। तो एक है हमारा मुगल एम्परर राजा जहांगीर, टें टें टें। दूसरे है पोर्टुगीज, और तीसरे है हमारे प्यारे थॉमस रो। अब सर थॉमस रो, सॉरी। अब बात करते हैं, जब सर थॉमस रो की एंट्री होती है एज एन एम्बेसिडर मुगल एम्परर जहांगीर के दरबार में, तब क्या देखते हैं वो कि मुगल एम्परर जहांगीर और पोर्टुगीज का इलू इलू चल रहा। अब दोस्तों, बात ये है कि एक्चुअल में जो वैसा सेक्शन 377 जैसा इलू इलू नहीं चल रहा था। मतलब कि जो पूरा मुगल जो दरबार था उसमें सबसे ज्यादा डोमिनेंस पोर्टुगीज लोगों की थी। जो वहां के जो रिच पीपल थे, मतलब उस टाइम के जो रिच पीपल थे इंडिया के, वो भी पोर्टुगीज लोगों से ज्यादा करीब थे। जो कि उनकी जो, मतलब जो बाकी का जो पूरा जो स्ट्रक्चर था उसकी पूरी गवर्नमेंट का, वो सारा पोर्टुगीज लोगों के करीब था। तो सर जहांगीर को तो सॉरी, सर थॉमस रो को तो पता चल गया था कि अगर मुझे यहाँ पे लाइसेंस अचीव करना है, जो कि मेरी कंपनी के लिए बहुत ही जरूरी है, दोस्तों दिवालिया निकल सकता है, समझो आप। तो मुझे जहांगीर को पोर्टुगीज से अलग करना होगा और मेरे साथ उसको लाना होगा। तो कुछ इस तरह। अब सीधा वहां से यहाँ पे शिफ्ट नहीं हो सकता ना, कुछ तो उन्होंने किया होगा। तो दोस्तों, ये सबसे कुटिल जो कूटनीति कहलाती है, जो ब्रिटिशर्स के जो चाणक्य थे वो सर थॉमस रो ही थे। और उनसे भी हम बहुत कुछ चीजें सीख सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ही, मतलब एक सामने वाले इंसान की जो जरूरत है उसको समझने वाले और उसके हिसाब से एक्ट करने वाले इंसान थे, और हर एक छोटी छोटी अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करने वाले इंसान थे। तो ये बहुत ही कम लोगों में पाया जाता है, लेकिन हाँ था। भले ही हमारे दुश्मन थे, लेकिन था वो चीज। अब दोस्तों, ये पहले इंसान नहीं थे सर थॉमस रो जिन्होंने अपने जो दरबार में लाइसेंस के लिए अप्लाई किया था। उससे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से कैप्टन हॉकिंस जो अप्लाई कर चुके थे। लेकिन तो मतलब जो कैप्टन हॉकिंस थे वो सबसे पहले पहुंचे थे हमारे इंडिया, मतलब थॉमस रो से पहले दरबार में और वहां पे। लेकिन बहुत जद्दोजहद उन्होंने की, छोटे बहुत थोड़े बहुत लाइसेंस भी अचीव करवाए, लेकिन वो उतना काफी नहीं था। मतलब कि थॉमस रो हो गए, सॉरी, कैप्टन हॉकिंस हो गए थे फेल। वेरी बैड फॉर कैप्टन हॉकिंस। आई एम सॉरी, लेकिन आपको और ट्राई करना चाहिए इन नेक्स्ट जन्म। ओके। तो फिर से वापस आते हैं हम हमारे वॉयज के ऊपर। तो दोस्तों, जैसा कि था, जब सर थॉमस रो आए, तब इलुलु चल किसके बीच में चल रहा था? पोर्टुगीज के बीच और शाहजहां के बीच। अब दोस्तों, बात ऐसी है कि सूरत में हो गया था पोर्टुगीज और वहां के जो लोकल मर्चेंट्स थे उनके बीच रायोट। अब हमारे थॉमस रो साहब को कुछ स्ट्रेटेजी सूझी। उन्होंने क्या करा, जो वहां के जो, मतलब जो मुगल दरबार के जो जो इन्फ्लुएंशियल लोग थे, रईस लोग थे, उनमें
ये मौका देखा कि उनमें कैसे वो अपना जो वर्चस्व है वो कायम करे, कि कैसे वो जो अमीर लोग हैं उनको अपनी तरफ के उनका विश्वास जीते, और उन्होंने वही किया। ये जो एक छोटी सी चीज थी उसको ही उन्होंने बड़ा बना दिया। नैरेट कुछ इस तरह से किया वहां के एरिस्टोक्रेट्स और रिच पीपल के बीच में, कि वो ए वन बाय वन अपने थॉमस रो साहब की तरफ शिफ्ट हो गए। और एट द सेम टाइम जो हमारे शाहजहां थे उनसे भी घनिष्ठता बहुत डेवलप की। इतनी घनिष्ठता डेवलप की कि वो वहां के मतलब शाहजहां के बाद दूसरे नंबर के इंसान बन गए, ऐसा वो खुद मानते थे। और जो हिस्टोरियंस भी कहते थे कि हाँ भाई वो उसी हवे में चलते थे कि इंडिया यहाँ पे तो है तो शाहजहां है और हम है, बाकी तो कोई है ही नहीं। क्योंकि उनके पास जो एक लेटर था वो वहां के इंग्लैंड के राजा का था, तो उस वक्त लेटर्स बहुत वैल्यूएबल थे। तो एक तो वो चीज थी, दूसरे शाहजहां के बहुत करीब थे। और मतलब जैसे होता है ना अकबर बिरबल में, अकबर के पास बिरबल था, वैसे ही उस काइंड ऑफ जो कहते हैं ब्रोमांस उन दोनों के बीच में चल रहा था। अभी ये सिर्फ आई डोंट नो क्या था, लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसे ही वो मतलब एक राजा की कुर्सी पे बैठ गए, अब वो जहांगीर के सबसे करीब थे, तो पोर्टुगीज वाले थोड़े डर गए और उनका वर्चस्व बहुत ही कम होने लगा। और वर्चस्व की ही तो ये लड़ाई है दोस्तों। एक ये एस्पेक्ट है। दूसरा एस्पेक्ट में जो शेयर करना चाहता हूँ कि यार कैसा होता है ना, आप हमेशा कोई एक चीज के पीछे नहीं रह मतलब एक चीज के साथ नहीं रह सकते, इंसान का ये फितरत है। तो मुझे लगता है कि हाँ, सर थॉमस रो जो है वो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया होगा, वो बहुत ही कुटिल इंसान रहे होंगे, मुझे इस पे कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं ये भी सोचता हूँ कि बहुत लंबे समय से जहां मतलब जो मुगल दरबार था उसमें पोर्टुगीज का इन्फ्लुएंस था, तो मुगल दरबार में उससे ज्यादा भी इन्फ्लुएंस रहेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग फेड अप हो चुके होंगे ना। क्योंकि आप जितने भी मतलब मैं किसी इंसान के साथ एक दिन रहूंगा तो ठीक है, उसके साथ लड़ाई नहीं नहीं होगी 99%। लेकिन अगर मान लो मैं 10 दिन रहा तो लड़ाई होने की चांसेस कोई छोटे छोटे चांसेस बढ़ जाते हैं। ऐसे ही मैं 1 साल रहा, 2 साल रहा, 3 साल रहा, तो बहुत सारी लड़ाई होगी, बहुत सारे गिले शिकवे होंगे। जैसे गिले शिकवे बहुत सारे इकट्ठा चुके थे जो अब मुगल दरबार का। लेकिन कुछ इन्फ्लुएंस होते हैं ना, मतलब जो ब्रांड वैल्यू वो वहां पे तब भी बनी हुई थी। तो ये जो ब्रांड वैल्यू को तोड़ने का काम है ये सर थॉमस ने किया है, ये हम एग्री कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गई मेरी राय। अब आगे बढ़ते हैं। तो जैसे ही सर थॉमस राय ने मतलब जो अपना लाइसेंस ले लिया, वैसे ही वहां पे ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना काम शुरू कर दिया। दोस्तों ये सबसे बड़ी अचीवमेंट थी ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। दूसरी बात ये है कि इसके लिए कितना टाइम पीरियड उनको स्पेंड करना पड़ा, लगभग 25 साल फ्रॉम इट्स कॉन्सेप्चुअलाइजेशन। तो दोस्तों इससे हमको ये भी सीख मिलती है कि यार एक दिन में कुछ नहीं होता, एक दिन 10 दिन 100 दिन नहीं। अगर लंबी लंबी रेस का घोड़ा बनना है तो लंबा सोचना होगा। और जो कहते हैं ना एफर्ट्स अपने पूरे के पूरे एक जगह पे डालने होंगे, तो ये चीज हमको सीखने को मिलती है। अब आगे क्या हुआ 1625 से लेके, कैसे मतलब थोड़ा स्पॉइलर भी दे देता हूँ कि कैसे मुंबई ब्रिटिशर्स के कब्जे में आया, ये हुआ वो हुआ, वो सब हम आगे की वीडियो में जानने वाले हैं। तो प्लीज बने रहिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हाँ बेल आइकन को दबाइएगा, और अपने दोस्तों को फैमिली मेंबर्स को भी शेयर कीजिएगा जिनको ये सब जानने में इंटरेस्ट है। देखिए दोस्तों, मैं ज्यादा जो होता है ना डीप मतलब जो कि इस डेट से इस डेट में ये हुआ था, इस डेट से इस डेट में वो हुआ था, वो मुझे लगता है कि नहीं, वो नहीं करना है हमको। वो फिर एजुकेशनल वीडियो हो जाता है। तो ये वीडियो बस जस्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो है, एंटरटेनिंग वीडियो है, ताकि आप कुछ नया सीख सके, समझ सके हिस्ट्री से। तो चलिए बाय बाय, सी यू, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।